नेपाल में नेताओं को मारा गया, प्रधानमंत्री के घर में घुस के पीटा गया, कई नेताओं की वाइफ को मारा गया, कई नेताओं को शहरों पे दौड़ा दौड़ा के मारा गया। ऐसा क्या हुआ सितंबर में नेपाल में कि नेपाल में इस तरीके की घटनाएं? जब मैं इस घटना पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे लगा कि ये भगवत गीता के वर्स नंबर 2.39 सांख्य युग से जो बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग्स किताब कुरुक्षेत्र टू बोर्डरूम में बताई गई उससे बहुत मैच खाता है। नेपाल व्हाट वेंट रॉन्ग और क्या नेपाल में जो हुआ वो भारत में भी होना संभव था? विद द हेल्प ऑफ business management and leadership learning from the book Kurukshetra to Boardroom is the point number 1 strategic vision। सितंबर की रात और नेपाल सरकार ने 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया और ऑफिशियल आर्गुमेंट ये दे दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रजिस्ट्रेशन की वजह से हमने ऐसा किया, लेकिन असल में ये यूजर्स की आवाज और उनके नेटवर्किंग चैनल को दबाने का प्लान था। Within the 3rd of September deadline, the government said that unregulated platforms were being misused through fake identities which spread misinformation। ये क्लासिक केस ऑफ पुअर स्ट्रेटेजिक विजन है। नेपाल की 3.2 करोड़ आबादी में से लगभग 2 करोड़ इंटरनेट यूजर्स जिनमें 18 to 30 साल के करीब 70% यूथ शामिल थे, रोज सोशल मीडिया पर एक्टिव थे और उनके कॉलेज के काम, फ्रीलांसिंग और छोटे मोटे बिजनेस इस सरकारी षड्यंत्र से पूरी तरह प्रभावित हुए। नेताओं के बच्चे, बड़े बिजनेसमैन के बच्चे करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, लाखों की बाइक्स चला रहे हैं, लाखों का गूगल्स यूज कर रहे हैं और इसको टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे और बाकी सोशल मीडिया पे गंद फैला रहे थे। जमीनी हकीकत ये थी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 22% था, कुछ स्टडीज में 30%, महंगाई 8%, गवर्नमेंट जॉब में अप्रोक्सीमेटली 1,500 पेंडिंग करप्शन केसेस। ऐसे में अचानक लिया गया यह निर्णय सिस्टम फाड़ देने वाला था। और यही हुआ काठमांडू, पोखरा और विराटनगर की सड़कों पर। छोटे छोटे समूहों में विद्रोह शुरू हुआ। 3 दिनों में 5 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर आए और इस आंदोलन से जुड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट यह था कि यह किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था, बल्कि दिस वाज अ कंप्लीटली स्पॉन्टेनियस रिबेलियन बाय जेन ज़ी यूथ। टेलीग्राम और वीपीएन से यूथ जुड़े हुए थे और दुनिया को यह दिखा दिया था कि प्रेशर और बैन से लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी प्रभावित हो सकती है और बिना रणनीतिक दृष्टि लिए गए फैसले पूरे सिस्टम को हिला सकते हैं। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि क्या ऐसा आंदोलन भारत में भी संभव है? जवाब है नहीं। 2016 में नोटबंदी हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया और मोबाइल बैंकिंग की वजह से लोग तुरंत जुड़े हुए थे और लेन देन चलता रहा था। क्या है कि भारत में ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो गए हैं 2014 के बाद से। अगर कोई कंपनी बिना मार्केट ट्रेंड और ग्राहक बिहेवियर को समझे नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देगी तो क्या होने वाला है? बिल्कुल वैसा ही, ऑपरेशंस और ब्रांड क्रेडिबिलिटी पर भारी असर होगा। स्ट्रैटेजिक विजन अपनाने से नेता संकट में भी संतुलित निर्णय ले सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को स्थिर रख सकते हैं। अगर समझ में आया ये नहीं पॉइंट तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कि पॉइंट नहीं समझ में आया। पॉइंट नंबर 2 इज डिसीजन मेकिंग एंड एडवर्सिटी। 8 सितंबर 2025 की सुबह को जब नेपाल की सड़कें जेन ज़ी लोगों से भरी हुई थी तो यह क्लियर हो गया था कि कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय न लेना कितना महंगा पड़ सकता है। आंदोलन के पहले ही दिन काठमांडू में लगभग 6,500 प्राइवेट और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ दिया गया। प्रमुख बाजार थामे, लासन और न्यू रोड लगभग 48 घंटे बंद रहे, जिससे अकेले इस क्षेत्र का व्यापार करीब 200 मिलियन नेपाली रुपया नुकसान में चला गया था। यूथ ने इस विरोध को पूरी तरह से डिजिटल तरीके से संचालित किया था। वीपीएन और गुप्त चैट ग्रुप्स के माध्यम से पहले ही 3 दिनों में लगभग 50 लाख संदेशों का आदान प्रदान हो चुका था। मीडिया कवरेज इतनी तेज हो चुकी थी कि नेपाल के राजनीतिक अस्थिरता मिनटों में पूरे वर्ल्ड में फैल गई। सरकार ने इंटरनेट बैंडविड्थ घटाने और 12 प्रमुख आईएसपी से कांटेक्ट करके नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन यूथ इसे बाईपास कर दिया। भारत में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भारत में आपको याद होगा अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े गए आंदोलन। हालांकि अरविंद केजरीवाल बाद में अन्ना हजारे के छाती पे खड़े होकर उस आंदोलन की पूरी माँ और बहन एक कर दी थी। उन्होंने यही कहा था कि यहाँ पे जितने मीडिया के लोग, रिपोर्टर्स, कैमरामैन, लाखों लोग सड़कों पर आए थे, लेकिन आंदोलन सेंट्रलाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड था। लीडरशिप बहुत क्लियर थी और डिमांड्स बहुत क्लियर थे। हिंसा बहुत कम हुई थी। अगर नेपाल जैसा डिसेंट्रलाइज्ड और स्पॉन्टेनियस रिबेलियन होता तो चाओस और प्रॉपर्टी डैमेज कहीं ज्यादा होते। इसलिए इंडिया में ये चीज नहीं होने वाली है। ठीक वैसे ही कंपनीज भी जैसे अचानक सप्लाई चेन कोलैप्स हो जाता है या साइबर अटैक या पीआर क्राइसिस में कंपनियों को त्वरित और सोच समझकर निर्णय लेने की जरूरत होती है। नेपाल के उदाहरण से यह पता चलता है कि लचीलापन, रेजिलियंस और सही निर्णय, राइट डिसीजन संगठन को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। सोचिए नेपाल सितंबर 2025, कोई नेता नहीं, कोई पार्टी नहीं, फिर भी जेन ज़ी के 5 लाख युवा सड़कों पर। और यह सिर्फ विरोध नहीं था, बल्कि एक जबरदस्त उदाहरण था कि कल्चर की ताकत क्या कर सकती है।
टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड और सिग्नल के गुप्त ग्रुप्स 50 लाख से ज्यादा संदेशों का आदान प्रदान और हर छोटा समूह अपनी स्ट्रेटजी बना रहा था। कौन सा रास्ता जाम होगा, कौन सा पॉइंट सुरक्षित होगा और कौन से मीडिया चैनल तक पहुंचना है। सरकार ने बैंडविड्थ घटाई, आईएसपी को दबाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। डिसेंट्रलाइज्ड और स्पॉन्टेनियस रिबेलियन ने पूरे सिस्टम को तोड़ कर रख दिया। अब सोचिए, अगर कोई कंपनी ऐसे ही टैलेंटेड एम्प्लॉइज को ऑटोनॉमी और फ्रीडम दे देगी तो क्या होगा। आइडियाज फ्रीली शेयर होंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगा और कठिन परिस्थितियों में भी ऑर्गेनाइजेशन टिकाऊ रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, लगभग 70% युवा पहली बार पब्लिक प्रोटेस्ट में थे नेपाल से। पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसा हुआ है कि पूरे देश की पॉपुलेशन का 70% यूथ पब्लिक प्रोटेस्ट में है। फिर भी उन्होंने क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन से एडमिनिस्ट्रेशन के सारे अटेम्प्ट्स फेल कर दिए और यही है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की असली ताकत। एक इनविजिबल फोर्स जो डिसेंट्रलाइज्ड टीम्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स दिला सकती है। लेकिन क्या ऐसा भारत में हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? बड़े पैमाने पे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर 2022 में आपको याद होगा किसान आंदोलन को ले सकते हो, जिसमें यह भी आया था कि इसमें राहुल गांधी फॉरेन से फंड्स लेके आ रहे हैं। लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर आए थे, ट्रैक्टर रैली और प्रोलॉन्ग सिटिंग्स हुई थी। लेकिन यहाँ सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप थी, बहुत क्लियर डिमांड्स और स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन चैनल्स थे, इसलिए यहाँ पर तो ये चीज संभव नहीं है। द फोर्थ पॉइंट इज वर्क लाइफ बैलेंस। पहले ही दिन लगभग 3200 लोग को मार मार कर घायल कर दिया गया सरकार के द्वारा, जिसमें 19 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अस्पतालों में बेड्स की कमी थी, डॉक्टरों का अता पता नहीं था, इमरजेंसी वार्ड्स में चाओस था। सब कुछ स्ट्रेस और फैटिग की वजह से और भी ज्यादा खराब हो गया। शहर के अस्पतालों और शेल्टर्स में लगातार 3 दिनों तक काम करने वाले स्टाफ का बर्नआउट लेवल 85% तक पहुंच गया। वहीं मीडिया और सोशल मीडिया पर लगातार कवरेज, लाइव स्ट्रीम और मिस इन्फॉर्मेशन ने स्ट्रेस को और भी बढ़ा दिया। सड़कों पर हिंसा, टियर गैस और पुलिस युवाओं के टकराव ने लोगों की स्लीप साइकिल, न्यूट्रिशन और मेंटल स्टेबिलिटी पर बहुत भारी असर डाला। नेपाल में सबसे शॉकिंग तथ्य ये था कि पहले 72 घंटों में 40% यूथ प्रोटेस्टर्स ने खुद को पूरी तरह से फिजिकली एग्जॉस्टेड महसूस किया। फिर भी डिजिटल एक्टिविज्म, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड और VPN के माध्यम से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। अगर बिजनेस दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो ये वही सिचुएशन है जहां पर किसी कंपनी में ये ऐसा तब होता है जब एम्प्लॉयज और लीडर्स लगातार ओवरवर्क, ओवरटाइम और प्रेशर में रहते हैं। स्ट्रेस, फैटिग और नेग्लेक्टेड हेल्थ सीधे प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग पर असर डाल ही देते हैं। लेसन साफ है कि वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ पर्सनल हैप्पीनेस का मुद्दा नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी और लीडरशिप इफेक्टिवनेस का भी मुख्य आधार है। जब एम्प्लॉयज और लीडर्स अपने स्वास्थ्य, रेस्ट और पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटाइज करते हैं, तभी टीम और ऑर्गेनाइजेशनल लंबी अवधि में टिकाऊ रहते हैं। सवाल फिर, क्या ऐसा इंडिया में होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2019 और 20 में भी CAA प्रोटेस्ट में लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर आए थे, कुछ हिंसा भी हुई थी, लेकिन ये मूवमेंट पार्टली ऑर्गेनाइज्ड थी। स्टूडेंट यूनियंस, पॉलिटिकल पार्टीज और NGOs ने इसका नेतृत्व किया था। डिमांड्स बहुत क्लियर थे। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पहले से तैयार थी। सोशल मीडिया ने इनको फैलाने में मदद तो किया था, लेकिन चाओस नहीं फैलाया था। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में इतने लोगों के होने के बावजूद मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स या सिटी वाइड शटडाउन कहीं भी नहीं हुआ था। लीडरशिप बहुत सेंट्रलाइज्ड थी और कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रक्चर्ड था। द फिफ्थ पॉइंट इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट। सोचिए, अगर नेपाल में सुशीला कार्की जब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और भ्रष्टाचार रोधी सुधार लागू किए, तो यह सिर्फ एक सिंबॉलिक चेंज नहीं था, यह लीडरशिप में इन्वेस्टमेंट और ट्रेनिंग का एक बहुत करेक्ट एग्जाम्पल था। उन्होंने डिजिटल मतदाता सूची लागू की, ऑनलाइन संपत्ति घोषणाएं शुरू कर दी और फास्टैग कोड जैसी पहले भी की। परिणाम चौंकाने वाले थे। पहले साल में सरकारी प्रक्रियाओं में एफिशिएंसी 35% थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ निपटान में औसत समय 6 महीने से घटकर केवल 2 महीने में होने वाले हैं और डिजिटल पोर्टल्स में 1.25 करोड़ से ज्यादा सिटीजन्स ने भाग लिया था। इससे ये तो क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग और लीडरशिप डेवलपमेंट केवल गवर्नेंस ही नहीं बल्कि वर्कफोर्स की कैपेबिलिटी को भी बदल सकती है। अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज में इन्वेस्टमेंट करती है, स्किल वर्कशॉप्स, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स, मेंटरशिप प्रोग्राम्स, तो सिर्फ उनकी प्रोडक्टिविटी ही नहीं बल्कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और इनोवेशन की क्षमता भी एस्टोनिशिंग स्तर तक पहुंच जाती है। इस तरह की हिंसा जैसे नेपाल में हुई है, भारत में कभी इस तरह की पॉलिटिकल हिंसा आने वाले समय में नहीं होगी, क्योंकि रीजंस बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ पर हमारी इकोनॉमी की बैकबोन काफी स्ट्रांग हो चुकी है पिछले 10 साल। अगर आपको लगता है कि बिजनेस मैनेजमेंट या लीडरशिप भागवत गीता के हर वर्ड से सीखना चाहते हैं और मास्टर बनना चाहते हैं, गुरु बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।